उस रात पेट्रियार्क ने मुख्य हॉल में डिनर किया। अपनी सीट पर बैठते हुए उन्होंने लैन वांगजी की तरफ एक सरसरी निगाह डाली और उनके कपड़ों पर बस एक हल्की सी बात कही। लैन वांगजी ने अपने उन नीले रेशमी कपड़ों को सहेजने की कोशिश की जो उन्हें अब भी थोड़े अजीब लग रहे थे, जैसे किसी और का लिबास पहन लिया हो, पर कम से कम उनके पति को उनका ये रूप पसंद आया था। पूरे वक्त पेट्रियार्क की नजरें लैन वांगजी पर टिकती रहीं, लेकिन उनका ज्यादातर ध्यान नन्हे युआन की शरारतों पर था। लैन वांगजी को युआन का साथ अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसकी वजह से सबका ध्यान बटा हुआ था और वे खुद को महफूज महसूस कर रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि वेन किंग पेट्रियार्क की इस खामोशी से कुछ नाखुश नजर आ रही थीं। उन्होंने कई बार कोशिश की कि पेट्रियार्क लैन वांगजी से बात करें, पर उन्होंने या तो ध्यान नहीं दिया या जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया। खाना खत्म होते ही वे बिना पीछे मुड़े वहां से चले गए। वेन किंग उन्हें गुस्से से देखती रहीं, पर पेट्रियार्क नहीं रुके। अपने कमरे में लौटकर लैन वांगजी इसी उलझन में थे कि वेन किंग ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थीं। क्या ये शादी उन्हीं का फैसला थी? शायद एक मैचमेकर के तौर पर उन्हें बुरा लग रहा था कि इस जोड़े में कोई खास तालमेल नहीं दिख रहा, पर सवाल ये था कि वेन किंग ने उन्हें शादी के लिए मनाया ही क्यों। अगर वो किसी संप्रदाय सेक्ट के लीडर होते तो बात समझ आती, क्योंकि वहां रिवाज और वारिस की फिक्र होती है, पर पेट्रियार्क पर तो ऐसा कोई दबाव नहीं था। फिर वेन किंग की बात उन्होंने मानी ही क्यों? लैन वांगजी ने गौर किया था कि वेन किंग और पेट्रियार्क के बीच एक गहरा रिश्ता था, पर उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे गलत कहा जा सके। वे बस अच्छे दोस्त और भरोसेमंद साथी लगते थे। लैन वांगजी ने अपनी माथे की पट्टी, फोरहेड रिबन उतारी और बालों को संवारते हुए सोचा, अगर उन दोनों के बीच प्यार होता तो वेन किंग उनकी शादी कहीं और क्यों कराती। ये एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई सिरा उन्हें नहीं मिल रहा था। थक हार कर उन्होंने अपनी सोच को विराम दिया और सोने चले गए। दिया बुझाते वक्त उन्हें ख्याल आया कि शायद आज उनके पति उनके पास आएंगे। शायद वे बस वक्त ले रहे थे, पर उस रात भी कोई नहीं आया। धीरे धीरे लैन वांगजी की जिंदगी एक सुकून भरी मगर उदास रूटीन में ढल गई। वे सुबह जल्दी उठते, अकेले नाश्ता करते और फिर बगीचे में ध्यान लगाते। वहां 2 मछलियां थीं जो अब उनकी मौजूदगी की आदी हो चुकी थीं। मजे की बात थी कि उन मछलियों का रंग भी पेट्रियार्क के पसंदीदा रंगों लाल और काले जैसा ही था। दिन के वक्त वे अपनी पसंद के कपड़े पहनते और डिमन सबड्यू पैलेस की सैर पर निकलते। उन्हें कहीं भी आने जाने की पूरी आज़ादी थी, सिवाय पूर्वजों के हॉल और पेट्रियार्क की निजी लाइब्रेरी के। दोपहर का वक्त वे किताबों के बीच बिताते और फिर सबके साथ खाना खाते। शाम को वे ऊंचे पहाड़ों और हरियाली के बीच टहलते। हालांकि वहां की मिट्टी खेती के लिए बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वहां हर तरफ पेड़ पौधे और कमल के तालाब थे। उन्हें ये देखकर तसल्ली हुई कि उनका नया घर कोई वीरान जगह नहीं, बल्कि जिंदगी से भरपूर था। वहां परिंदे थे, मछलियां थीं और पुराने खंडहर भी। लैन वांगजी ने गौर किया कि यह महल और इसके बगीचे ज्यादा पुराने नहीं थे, शायद 10 या 20 साल पुराने। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वे वहां के लोगों की बातें गौर से सुनते और इस नई दुनिया को समझने की कोशिश करते रहे। क्लाउड रिसेस के नियमों के मुताबिक दूसरों की बातें छुपकर सुनना मना था, पर लैन वांगजी खुद को एक अजनबी जगह पर पा रहे थे। उन्हें लगा कि खुद की हिफाजत के लिए उन्हें हर छोटी बड़ी जानकारी की जरूरत है। उनका ज़मीर उन्हें टोक रहा था, फिर भी वे सुनते रहे। उन्हें पता चला कि ब्यूरियल माउंट्स में रहने वाले ज्यादातर लोग दफान वेन कबीले के थे और बाकी वे अनाथ बच्चे थे जिन्हें पेट्रियार्क ने अपनी यात्राओं के दौरान सहारा दिया था। इनमें से कोई भी यहाँ 10 साल से ज्यादा वक्त से नहीं रह रहा था। दरअसल दाफान वेन्स तो महज 7 साल पहले ही यहाँ आए थे। लैन वांगजी के मन में कई अनकहे सवाल सुलग रहे थे। 10 साल पहले तो कोई यिलिंग पेट्रियार्क का नाम तक नहीं जानता था। फिर अचानक 6-7 साल पहले उनकी चर्चा शुरू हुई और देखते ही देखते उनका खौफ और रुतबा हर तरफ फैल गया। लोग कहने लगे कि वे एक इमॉर्टल यानी अमर हैं। लैन वांगजी सोच में पड़ गए कि आखिर वे आए कहां से थे। क्या वे किसी दूर दराज के इलाके से अपनी साधना पूरी करके यहाँ आए थे? पेट्रियार्क का किसी भी पुराने संप्रदाय सेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं था। शायद उनकी अपनी दुनिया में लोग उनकी साधना के तरीकों से परेशान हो गए थे और उन्हें वहां से निकाल दिया गया था। एक दोपहर अपने भाई लैन शीचेंग के खत को पढ़ते हुए लैन वांगजी का दिल बैठ गया। खत में साफ साफ तो कुछ नहीं लिखा था, पर वे समझ पा रहे थे कि बाहर की दुनिया में पेट्रियार्क को लेकर शक और डर गहराता जा रहा है। एक ऐसा शख्स जो मुर्दों को जगा सकता हो, भला उस पर कोई यकीन कैसे करे। ऊपर से उन्होंने एक बड़े घराने में शादी कर ली थी। अब दुनिया को डर था कि कहीं वे सत्ता हथियाने के लिए किसी पुराने दुश्मन के रास्ते पर तो नहीं चल रहे। भाई के सवालों का लैन वांगजी के पास कोई जवाब नहीं था। शादी के 2 हफ्ते बीत चुके थे, पर वे अपने पति से मुश्किल से ही मिल पाए थे। पेट्रियार्क न तो ठीक से खाने पर आते थे और न ही कभी कमरे में मिलने।
लैन वांगजी को बस इतनी तसल्ली थी कि उनके पति किसी और के पास भी नहीं जा रहे थे। वहां किसी रखेल या पुराने प्यार की कोई चर्चा नहीं थी। वे अपना ज्यादातर वक्त अपनी स्टडी में अकेले बिताते थे। शादी से पहले लैन वांगजी ने खुद को मना लिया था कि अगर उनके पति का बाहर कोई रिश्ता हुआ तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वे बेचैन होने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या चाहते हैं। यह जानकर सुकून मिलेगा कि उनके पति का कोई और है, या यह जानकर कि कोई नहीं है। अगर कोई और होता तो कम से कम उनके रूखे बर्ताव की वजह समझ आती। शादी के 15वें दिन जब लैन वांगजी की आंख खुली और बिस्तर को खाली पाया तो उन्हें अपनी मायूसी का एहसास हुआ। वे किसी जिस्मानी चाहत के लिए नहीं तड़प रहे थे, पर वे एक साथी की उम्मीद तो कर ही सकते थे। उन्हें लगा था कि वे साथ बैठकर चाय पिएंगे, शायद वे पेट्रियार्क के लिए गुचिन गुकिन बजाएंगे या कोई गाना गाएंगे, पर यहाँ तो अजनबीपन की दीवार और ऊंची होती जा रही थी। खैर, मायूस होकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होने वाला था। कुछ दिन पहले ही उन्होंने पेट्रियार्क से शिष्यों डिसाइपल्स की ट्रेनिंग देखने की इजाजत मांगी थी। पेट्रियार्क ने एक गहरी नजर उन पर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं? बच्चे हनगुआंग जुन जैसे मशहूर शख्सियत से सीखकर बेहद खुश होंगे। अगले दिन जब वे ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचे तो 5 शिष्यों की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। लैन वांगजी ने तय कर लिया था कि वे अब अपना खाली वक्त इन बच्चों को सिखाने में बिताएंगे। बच्चों की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उनकी इंस्ट्रक्टर झांग हुईजोंग नाम की एक महिला थीं, जो सालों तक इधर उधर भटकने के बाद अब बरियल माउंट्स में बच्चों को तलवारबाजी सिखाती थीं। लैन वांगजी को बच्चों के साथ वक्त बिताना अच्छा लग रहा था, पर उनकी मौजूदगी से बच्चे थोड़े घबराए हुए थे। एक छोटे बच्चे के हाथ से तलवार छूट गई तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। लैन वांगजी ने बड़े प्यार से उसकी तलवार उठाई और उसे सही पकड़ ग्रिप सिखाई। जल्द ही बाकी बच्चे भी उन्हें घेर कर अपनी तलवारबाजी पर राय मांगने लगे। इंस्ट्रक्टर झांग को भी उनकी मदद पाकर खुशी हुई। अब लैन वांगजी हर दोपहर 2 घंटे इन शिष्यों के साथ बिताने लगे। बाकी वक्त वे छोटे बच्चों के साथ गुजारते। युआन को लैन वांगजी से बहुत लगाव हो गया था। वे बैठते तो वो उनकी गोद में चढ़ जाता और खड़े होते तो गोद में उठाए जाने की जिद करता। लैन वांगजी ने गौर किया कि इन छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का कोई खास इंतजाम नहीं था। वेन क्विंग के भाई वेन निंग अकेले ही इन चुलबुले बच्चों को पढ़ाने और संभालने की कोशिश करते, पर वे अक्सर थक जाते। लैन वांगजी के लिए ये एक सुनहरा मौका था। उन्होंने रात भर जागकर एक ऐसा टाइम टेबल तैयार किया जिसे देखकर शायद उनके सख्त चाचा भी गर्व करते। उन्होंने पढ़ने, लिखने, गणित और संगीत के लिए अलग अलग वक्त तय किया। वेन निंग को जब यह प्लान मिला तो उन्होंने राहत की सांस ली। जल्द ही लैन वांगजी को एहसास हुआ कि सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं है, इन बच्चों को तहजीब और कायदे एटिकेट सिखाना भी जरूरी है। बरियल माउंट्स के तौर तरीके क्लाउड रिसेस जैसे सख्त तो नहीं थे, पर वे चाहते थे कि ये बच्चे जब कभी बाहर की दुनिया में जाएं तो कोई उन्हें नीचा न दिखा सके। लेकिन जैसे ही सबक शुरू हुआ, बच्चों ने सवालों की झड़ी लगा दी। हमें फलां शख्स को झुककर सलाम क्यों करना चाहिए और इसे क्यों नहीं? चाय पीने का तरीका होटल और घर में अलग क्यों होता है? लैन वांगजी ने हजारों किताबें पढ़ी थीं, पर बच्चों के इन मासूम क्यों का जवाब देना उनके लिए भी मुश्किल हो गया। एक दोपहर वेन निंग बेचारे 4 बच्चों के नीचे दबे पड़े थे और युआन उनकी छाती पर सवार था। 7 साल की चुलबुली लड़की अचिंग ने लैन वांगजी से एक अजीब सवाल पूछा, चाय की केतली, टीपॉट की नली मेहमान की तरफ करना बदतमीजी क्यों मानी जाती है? लैन वांगजी खामोश हो गए। उन्हें बस इतना पता था कि यह गलत है, पर क्यों का जवाब उनके पास नहीं था। चिंग की पारखी नजरें उनसे जवाब मांग रही थीं। अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? लैन वांगजी चौंक कर मुड़े। उनके पति पेट्रियार्क वे वक्जियन वहां खड़े थे। वे अक्सर बच्चों के लिए खिलौने या मिठाइयां लाते थे, पर जब लैन वांगजी वहां होते तो वे कभी नजर नहीं आते थे। लेकिन आज वे खुद चलकर आए थे। पेट्रियार्क लैन वांगजी के पास उकड़ू बैठे और अचिंग से बड़े गंभीर अंदाज में बोले, इसकी नादानी को माफ कर दो। सबको पता है कि केतली की नली किसी की तरफ इसलिए नहीं करते क्योंकि वो शख्स केतली के अंदर गिर सकता है। लैन वांगजी दंग रह गए। उनके पति के चेहरे पर हंसी का एक निशान तक नहीं था, जबकि आचिंग उन्हें बड़े शक की निगाह से देख रही थी। इतना बड़ा इंसान एक छोटी सी केतली में कैसे समा सकता है? उसने मुंह फुलाकर पूछा। पेट्रियार्क ने अपनी ठुड्डी खुजलाई और शरारती अंदाज में बोले, अरे मैं मानता हूं कि ऐसा अक्सर नहीं होता। उन्होंने लैन वांगजी की ओर सिर झुकाकर इशारा किया। हगुआंग जुन, तुम्हें एक जरूरी बात बताना भूल गए। केतली की नली किसी मोटे इंसान की तरफ करना बदतमीजी नहीं है। ये सिर्फ तब गलत है जब कोई तुम्हारी तरह दुबला पतला हो। उन्होंने झुककर अचिंग की कमर पर एक चुटकी काटी और वो हंसते हुए पीछे हट गई। अगर कोई बहुत ज्यादा दुबला हो तो वो नली के रास्ते केतली के अंदर फिसल सकता है। इन चीजों में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। उनके चेहरे पर ऐसी गंभीरता थी जैसे कोई बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हों,
पर उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। लैन वांगजी और आचिंग दोनों ही ताड़ गए कि वे मजाक कर रहे हैं। आचिंग ने सीने पर हाथ बांध लिए और जोर जोर से विरोध करने लगी कि वो अब कोई छोटी बच्ची नहीं है जो उनकी बातों में आ जाए। उसे पता है कि इंसान केतली में नहीं समा सकता। पेट्रियार्क ने बस बड़े दुख के साथ सिर हिलाया, जैसे उन्हें यकीन हो कि ये लड़की एक दिन केतली के खतरे का शिकार जरूर होगी। फिर उनकी नजर वेन निंग पर पड़ी, जो अब भी जमीन पर बच्चों के नीचे दबे हुए थे। उनकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। निंग, क्या ये बच्चे फिर से तुम्हें परेशान कर रहे हैं? जी नहीं, वेन निंग ने दबी आवाज में कहा, जो बिल्कुल भी यकीन दिलाने लायक नहीं थी। नन्ही मेई बड़े मजे से वेन निंग के सिर पर मुट्ठी भर भर के मिट्टी डाल रही थी। पेट्रियार्क उठे और उन्होंने मेई को अपनी गोद में उठा लिया। जरा देखो तो इन्हें। उन्होंने बच्चों की टोली को देखा। क्या तुम इन्हें मिट्टी में दफनाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि ऐसे मिट्टी डालने से एक नया अंकल निंग उगाएगा? वो कोई मूली राडिश नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। बच्चों ने शोर मचाकर इसका विरोध किया तो पेट्रियार्क जोर से हंस पड़े। अच्छा, तुम्हें इतना यकीन है? तो फिर चलो आजमा कर देखते हैं। वे बच्चों को पास की उस जमीन पर ले गए जहां हाल ही में मिट्टी खोदी गई थी। पेट्रियार्क ने बड़े अदब के साथ युआन को जमीन पर बिठाया और उसके पैरों पर मिट्टी डाल दी, जैसे किसी पौधे को रोप रहे हों। देखते ही देखते युआन और बाकी सारे बच्चे मिट्टी में लथपथ हो गए। बच्चे तो बेहद खुश थे, पर लैन वांगजी को उन लोगों की फिक्र हो रही थी जिन्हें बाद में इन बच्चों के कपड़े धोने थे। युआन, तुम सही कह रहे थे। पेट्रियार्क ने उसके कंधों पर थोड़ी और मिट्टी छिड़की। ये साधना कल्टीवेशन का एक नया तरीका हो सकता है। हम तुम्हें यहीं रोप देंगे, रोज पानी देंगे और ढेर सारी धूप खिलाएंगे। बच्चे भी अपनी अपनी सलाह देने लगे कि एक छोटे लड़के को अच्छी तरह उगाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। पेट्रियार्क ने बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनी और पूछा, पर अगर यहाँ 3 और युआन उगाए तो हम उनका नाम क्या रखेंगे? वेन निंग एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ये सब देख रहे थे, पर लैन वांगजी पूरी तरह चकित थे। क्लाउड रीसेस में ऐसे खेल की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वहाँ कोई भी उस्ताद बच्चों को जानबूझकर गंदा नहीं करता और न ही ऐसी बेतुकी बातों को बढ़ावा देता। लेकिन यहाँ बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे थे और पेट्रियार्क की मुस्कान में भी बड़ी सच्चाई थी। शाम के खाने का बिगुल बजा तो वेन निंग ने बच्चों को हाथ मुंह धुलाने के लिए ले जाने की बात कही। पेट्रियार्क ने युआन को मिट्टी से बाहर निकाला और उसे झाड़ते हुए बोले, कल फिर कोशिश करेंगे और फिक्र मत करो, जब तुम उगना शुरू होगे तो सारा क्रेडिट तुम्हें ही मिलेगा। हम तुम्हें मूली पेट्रियार्क, राडिश पेट्रियार्क पुकारेंगे। युआन खुशी खुशी वहां से चला गया। वो सिर से पांव तक मिट्टी में सना हुआ था। लैन वांगजी ने सोचा कि अगर वे बचपन में इस हाल में घर लौटते तो उन्हें सख्त सजा मिलती, पर यहाँ बच्चों के मन में सजा का कोई खौफ नहीं था। अचानक लैन वांगजी को एहसास हुआ कि अब वे और पेट्रियार्क मैदान में अकेले रह गए हैं। उन्हें लगा कि शायद उनके पति भी बच्चों की तरह फौरन गायब हो जाएंगे, पर वे वहीं रुके रहे और लैन वांगजी की मदद करने लगे। आपके पास इन बच्चों के लिए बहुत सब्र, पेशेंस है, सामान समेटते हुए पेट्रियार्क ने कहा। लैन वांगजी ने चौंक कर उन्हें देखा। एक लंबी खामोशी के बाद वे बोले, वेन निंग जितना नहीं। वे सचमुच वेन निंग की सहनशीलता के कायल हो गए थे। बच्चे उनके बाल खींचते, शोर मचाते, पर उनके चेहरे पर कभी शिकन तक नहीं आती थी। पेट्रियार्क हल्का सा हंसे और एक प्याली को घुमाते हुए बोले, अरे वो सब्र नहीं है, बेचारा बच्चों से बहुत दबता है। उसने अपनी किस्मत मान ली है, शायद पिछले जन्म में कोई बड़ा पाप किया होगा, कौन जाने। लैन वांगजी बस पलकें झपकाते रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि इस मजाक का क्या जवाब दें, इसलिए वे खामोशी से सामान समेटने लगे और पेट्रियार्क बस उन्हें काम करते हुए देखते रहे। तो आप इन छोटे जानवरों को तहजीब सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? पेट्रियार्क ने एक कैलीग्राफी ब्रश हवा में लहराया और फिर उसे लैन वांगजी की ओर बढ़ा दिया। लैन वांगजी ने ब्रश तो ले लिया, पर जानवर शब्द सुनकर उनके माथे पर शिकन आ गई। बच्चे थोड़े जिद्दी और बेकाबू जरूर थे, पर वे जानवर नहीं थे। वे बस थोड़े अनुशासनहीन थे और ज्यादा देर तक एक जगह टिककर नहीं बैठ सकते थे, लेकिन उनमें बाहर की दुनिया को जानने की बड़ी तड़प थी। लैन वांगजी को यकीन था कि इन बच्चों को पढ़ाना एक नेक काम है। उन्होंने अपने पति से कहा, इन्हें ये सब सीखना चाहिए, भले ही उन्हें कभी इसकी जरूरत न पड़े। पेट्रियार्क के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। इस बात में तो मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। उन्होंने आखिरी ब्रश भी थमाते हुए कहा, याद दिलाना, मैं आपको शाओ शिंगचेंग से मिलवाऊंगा। वे अपने हाथों के बल पीछे की ओर झुककर खुद में ही हंसने लगे। वो इस बात की जीती जागती मिसाल है कि क्या होता है जब इमॉर्टल्स अपने शिष्यों को ये सिखाना भूल जाते हैं कि किसी होटल में खाना कैसे ऑर्डर करते हैं या बाजार में मोल भाव कैसे करते हैं। पेट्रियार्क की आवाज में एक अपनापन था। लैन वांगजी उन्हें हैरानी से देखने लगे। वही चमकता चांद और ठंडी हवा वाले शाओ शिंगचेंग? उन्होंने बड़ी सावधानी से पूछा। उनके पति ने सिर हिलाया। वही। रिश्ते में वे मेरे कुछ लगते हैं। वे यहाँ पक्के तौर पर तो नहीं रहते, पर वे और उनके पार्टनर अक्सर यहाँ आते जाते रहते हैं। शायद सर्दियों में वे यहाँ आएं।
लैन वांगजी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। शाओ शिंगचेंग का नाम भला कौन कल्टीवेटर नहीं जानता, पर लैन वांगजी उनसे कभी मिले नहीं थे। ये सुनना बेहद अजीब था कि पैट्रियार्क और शाओ शिंगचेंग के बीच इतने करीबी ताल्लुक हैं। शायद वे आपस में खून के रिश्तेदार हों, या शायद पैट्रियार्क का ताल्लुक भी उन महान इमॉर्टल्स से हो जिनके बारे में दुनिया सिर्फ कहानियों में सुनती है। उनके पति ने अपना सिर तिरछा किया। उनकी आंखों में एक शरारत थी, जैसे वे समझ रहे हों कि लैन वांगजी के दिमाग में कड़ियों को जोड़ने की कोशिश चल रही है। पर उन्होंने खुद से कुछ और नहीं बताया। लैन वांगजी ने एक घूंट भरा। उनके पास पूछने को बहुत कुछ था, पर वे इस सुकून भरे पल को खोना नहीं चाहते थे। मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगा, उन्होंने बस इतना ही कहा। पैट्रियार्क ने हंसते हुए कहा, सच में? ये वही लोग हैं जो अचिंग को उठाकर यहाँ लाए थे। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि उनकी पसंद और मिजाज कैसा होगा। क्या आप वाकई ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं जो अचिंग जैसी लड़की को सहारा दे? लैन वांगजी ने बिना झिझक कहा, हाँ, वो बहुत ज़हीन इंटेलिजेंट है। लैन वांगजी को याद आया कि शादी के अगले ही दिन अचिंग उनके पास बड़े बेखौफ अंदाज में आई थी। उसने जंग के बारे में पूछा था, और ये भी कि उन्होंने कितने दुश्मनों को मारा है। लैन वांगजी ने बात को टालने की कोशिश की, पर अचिंग कोई कमजोर दिल बच्ची नहीं थी। जब लैन वांगजी ने उसे खौफनाक कहानियां नहीं सुनाई, तो उसने खुद ही बताना शुरू कर दिया कि अगर वो जंग में होती तो दुश्मन का क्या हाल करती। फिर उसने लैन वांगजी से संतरा छिलवाया, उसे 2 निवालों में चट किया और बिना खुदा हाफिज कहे वहां से भाग गई। लैन वांगजी जानते थे कि उनके चाचा को ऐसी बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं आती, पर उन्हें वो बेबाक लड़की अच्छी लगने लगी थी। पैट्रियार्क ने उन्हें एक गहरी नजर से देखा, मतलब जरूरत से ज्यादा चालाक है। उन्होंने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, वो मुझे किसी की याद दिलाती है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, पर लैन वांगजी को लगा कि वे अपनी ही बात कर रहे हैं। पैट्रियार्क का बचपन कैसा रहा होगा, ये सोचना भी मुश्किल था। उनका अतीत जैसे कोहरे में लिपटा हुआ था। मैंने सुना है कि आप बाकी बच्चों को तलवारबाजी भी सिखा रहे हैं। पैट्रियार्क ने बात बदली। जी हाँ, लैन वांगजी ने सिर झुकाकर कहा, जब भी मौका मिलता है। उनके पति ने उन्हें गौर से देखते हुए पूछा, आपका उनके बारे में क्या ख्याल है? लैन वांगजी ने इस सवाल पर गंभीरता से सोचा। हालांकि उन्हें आए अभी 10 ही दिन हुए थे, पर वे हर बच्चे की खूबी और खामी को पहचान चुके थे। लियू डेशी काबिल है पर जल्दबाज है, उन्होंने धीरे से कहना शुरू किया। वो तलवार तो अच्छी चलाता है, पर अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखता। जो कियाओ हुई में सुधार हो रहा है, पर वो अभी तलवार के साथ तालमेल बिठाना नहीं जानती। लैन वांगजी को पता चला था कि बड़े शिष्यों की तलवारें खुद पैट्रियार्क ने बनाई थीं, और ये बताते हुए उन बच्चों के चेहरे गर्व से चमक उठते थे। छोटे बच्चे भी उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब उन्हें अपनी तलवार मिलेगी। छोटे शिष्यों की कल्टीवेशन अभी इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए वे लकड़ी की तलवारों से ही अभ्यास कर रहे थे। लैन वांगजी देख सकते थे कि उन्हें अभी बहुत वक्त और मेहनत की जरूरत है। जब उन्होंने एक एक करके 5 शिष्यों की खूबियां और कमियां बतानी शुरू की, तो पैट्रियार्क की भौहें हैरानी से तन गईं। आपने तो बहुत बारीकी से गौर किया है, उन्होंने कहा। लैन वांगजी ने सिर झुकाया और बोले, क्लाउड रिसेस में मैं अक्सर छोटे शिष्यों को सिखाया करता था। घर छोड़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें यह काम कितना पसंद था। बरियल माउंट्स में इन बच्चों को पाकर उन्हें एक सुकून मिला था, वरना यहाँ उनकी जिंदगी बहुत खाली और तन्हा हो जाती। अपनी खुद की ट्रेनिंग के साथ साथ आप ये सब भी कर लेते हैं? पैट्रियार्क ने पूछा। जी हाँ, लैन वांगजी को लोगों को सिखाना और बाहर निकलकर आम लोगों की मदद करना, नाइट हंटिंग हमेशा से पसंद था। हालांकि उन्हें डर था कि अब शायद उन्हें नाइट हंटिंग पर जाने का मौका न मिले, पर वे फिलहाल इस बात पर दुखी नहीं होना चाहते थे। कम से कम वे पढ़ा तो सकते थे। पैट्रियार्क कुछ देर खामोश रहे, जैसे कुछ सोच रहे हों। फिर अचानक बोले, हो सकता है कभी मैं और आप आपस में मुकाबला ड्यूअल करें। उन्होंने ये बात इतने हल्के अंदाज में कही जैसे कोई मामूली बात हो, पर लैन वांगजी दंग रह गए। पैट्रियार्क के चेहरे पर फिर वही शरारती मुस्कुराहट आई। क्या हुआ? आपको लगा मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगा? लैन वांगजी के शब्द जैसे कहीं खो गए थे। कुछ देर बाद वे संभल कर बोले, ऐसी बात नहीं है, पर आप अपने साथ तलवार नहीं रखते। ये वाकई अजीब था। भला ऐसा कौन सा कल्टीवेटर होगा जिसके पास तलवार न हो? लैन वांगजी तो अपनी तलवार बेचैन के बिना एक पल के लिए भी चैन महसूस नहीं करते थे, पर उनके पति ने बस कंधे उचका दिए। मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो बस काम में रुकावट डालती है। पर हाँ, मेरे पास तलवार है। क्या आप उसका नाम गेस कर सकते हैं? नहीं, लैन वांगजी ने अपनी हैरानी छुपाते हुए कहा। पैट्रियार्क ने एक लंबी आह भरी और बच्चों की तरह मुंह फुला लिया। एक बार भी कोशिश नहीं की? आप तो बिल्कुल भी मजेदार नहीं हैं। लैन वांगजी अपने पति को देखते ही रह गए। उन्हें महसूस हुआ कि उन दोनों के बीच जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। एक हल्की सी उम्मीद उनके दिल में जागने लगी। उनके पति ने खुद उनसे बात की थी, मजाक किया था, और अब तक वे अपनी स्टडी में गायब नहीं हुए थे। वे ढलते सूरज की रोशनी में घास पर इत्मीनान से बैठे थे। लैन वांगजी ने हिम्मत जुटाकर कहा, कल मिड ऑटम फेस्टिवल है। पैट्रियार्क ने आसमान की तरफ चेहरा किया
और सुस्ती से बोले, अच्छा हाँ शायद होगा। बच्चे लालटेन देखने गांव जाना चाहते हैं, लैन वांगजी ने बताया। पिछले कुछ दिनों से बच्चे इसी बारे में फुसफुसा रहे थे, क्या खाएंगे, क्या खरीदेंगे और कैसे जश्न मनाएंगे। उन्हें देखकर लैन वांगजी का मन भी कुछ जश्न मनाने का होने लगा था। पेट्रियार्क अचानक उठकर सीधे बैठ गए। ओह, तो क्या हनगुआंग जुन उनके साथ जाना चाहते हैं? उनकी आवाज में समझदारी थी पर कोई नाराजगी नहीं। लैन वांगजी को लगा कि अगर वे मांगते तो इजाजत मिल जाती, पर वे कुछ और ही चाहते थे। मिड ऑटम फेस्टिवल एक खास मौका होता है। लैन वांगजी थोड़ा रुके। मैं इसे अपने पति के साथ मनाना चाहूंगा। पेट्रियार्क ने फौरन कोई जवाब नहीं दिया। लैन वांगजी का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्हें डर था कि कहीं उन्होंने जरूरत से ज्यादा तो नहीं मांग लिया, कहीं उनके पति ये त्योहार कहीं और तो नहीं मनाना चाहते। वे नहीं चाहते थे कि उनके पति सिर्फ किसी मजबूरी या फर्ज की वजह से उनके साथ वक्त गुजारें। एक पल की खामोशी के बाद उनके पति के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो बेहद चमकदार और खूबसूरत थी। ऐसी मुस्कान की उम्मीद लैन वांगजी को बिल्कुल नहीं थी। तो फिर क्यों ना हम शहर चलें? पेट्रियार्क अपने घुटनों पर कोहनियां टिकाकर आगे की ओर झुके। मैं अब यिलिंग की गलियों में ज्यादा नजर नहीं आता, पर कल चलेंगे। कुछ पल के लिए उनके चेहरे पर यादों का एक साया सा लहराया, पर अगले ही पल उनकी आंखों में फिर वही शरारत लौट आई। अरे, मेरे पास एक आइडिया है। हम भेष बदलकर डिस्गाइज चलेंगे। भेष बदलकर? लैन वांगजी ने उनकी बात दोहराई। उनके पति ने सिर हिलाया। अगर हम असली रूप में गए तो हर कोई हमें ही घूरता रहेगा। क्या आप वाकई अपनी पूरी शाम लोगों की चापलूसी और डर भरी नजरों के बीच बिताना चाहते हैं? लैन वांगजी को घूरे जाने से सख्त नफरत थी। बरियल माउंट्स में भी हर वक्त नौकरों और बच्चों की नजरें उन पर टिकी रहती थीं। गांव में तो हालात और भी बुरे होते, जहां लोग उन्हें और यिलिंग पेट्रियार्क को कोई मिथिकल किरदार समझते थे। नहीं, उन्होंने ईमानदारी से कहा। उनके पति ने खुश होकर कहा, तो फिर हम भेष बदलेंगे। मेरे पास एक कमाल का ताबीज तालिस्मन है, किसी को शक भी नहीं होगा। लैन वांगजी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भेष नहीं बदला था। क्लाउड रिसिस की तालीम के मुताबिक ये बात उसूलों के खिलाफ थी, पर अपने पति के चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी देखकर वे उन्हें मना नहीं कर सके। ठीक है, उन्होंने हामी भर दी। उस शाम उन्होंने साथ में खाना खाया। पेट्रियार्क ने लैन वांगजी से पहले के मुकाबले काफी बातें की। वे उन्हें अलग अलग डिशेज चखने के लिए कहते रहे। लैन वांगजी के सीने में उम्मीद की एक चिड़िया सी चहकने लगी। उन्हें तीखा खाना भी बुरा नहीं लग रहा था। यिलिंग में मेरे कुछ पसंदीदा पकवान मिलते हैं, पेट्रियार्क ने कहा। कल हम उन्हें साथ में चखेंगे। वेन किंग ने यह सुनकर अपनी भौहें चढ़ाईं, पर टोका नहीं। खाना खाने के बाद पेट्रियार्क फिर कहीं चले गए। लैन वांगजी जब अपने कमरे में लौटे तो उनका मन सुकून से भरा था। उन्होंने बड़े इत्मीनान से अपने बालों को संवारा और अलमारी से लाल रंग के वो रेशमी कपड़े निकाले जिन पर सुनहरी बांस की कढ़ाई थी। ये कपड़े वे गुसू से लाए थे और सिर्फ एक बार किसी शादी में पहने थे। क्लाउड रिसिस में शादी के अलावा कभी लाल रंग नहीं पहना जाता था, पर यहाँ के रिवाज अलग थे। उन्होंने सोने के फिनिक्स वाले हेयरपिन भी निकाल कर रखे। उन्हें खुद पर थोड़ी हंसी भी आ रही थी कि वे कपड़ों को लेकर इतने फिक्रमंद क्यों हो रहे हैं। एक लैन शिष्य के लिए ये शोभा नहीं देता था, पर पिछले 2 हफ्तों से ये उनकी आदत बन गई थी। वे खुद को दलीलें दे रहे थे। मैं अब दूसरे घर का हिस्सा हूँ। मेरा पहनावा मेरे पति की इज्जत और रुतबे को दर्शाता है। मुझे लापरवाह नहीं दिखना चाहिए। ये तर्क सुनकर तो शायद उनके चाचा भी कुछ न कह पाते, पर दिल के किसी कोने में लैन वांगजी को असलियत पता थी। मोमबत्ती बुझाने के बाद अंधेरे में उन्होंने खुद से सच कबूल किया। वे बस अपने पति के लिए अच्छा दिखना चाहते थे। ये सोचकर ही उन्हें शर्म आ गई और उन्होंने खुद को चादर में और समेट लिया। शुरुआत में तो ये एक तरह की जिद थी। जब उनके पति ने उन्हें नजरअंदाज किया तो लैन वांगजी ने सोचा था, अगर इन्हें सिर्फ एक सजावटी खिलौना ही चाहिए तो मैं वही बनकर दिखाऊंगा। पर अब सब बदल रहा था। वे बच्चों को पढ़ा रहे थे, वे काम आ रहे थे, और अब उनके पति भी उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि शायद वक्त के साथ वे इस घर में सिर्फ एक सजावट की चीज बनकर नहीं रहेंगे। अपने पति के साथ वक्त बिताने की बात पक्की होने के बाद लैन वांगजी को न जाने क्यों अपने रूप रंग को लेकर और भी ज्यादा बेचैनी महसूस होने लगी। वे जानते थे कि ये बेतुकी बात है और इस ख्याल से ही वे शर्म के मारे पानी पानी हो रहे थे, पर इस एहसास को दिल से निकाल पाना नामुमकिन था। लैन वांगजी अंधेरे में छत को ताकते रहे। वे खुद को समझा रहे थे कि अपने पति की नजरों में अच्छा बनने की चाहत रखना तो इंसानी फितरत है, पर क्या सिर्फ उनके गुणों और काबिलियत की कद्र होना काफी नहीं था? क्या उन्हें एक वफादार साथी, एक मेहनती शिक्षक और एक भरोसेमंद हमसफर बनकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए था? अगर उनके पति सिर्फ उनके काम और उनके हुनर की इज्जत करते और कभी उनके चेहरे या बदन की तरफ नजर भी न उठाते तो क्या उन्हें खुश नहीं होना चाहिए था? पर वे खुश नहीं थे। उनका चेहरा शर्म से तप उठा और उन्होंने एक बच्चे की तरह चादर को अपने सिर के ऊपर तक खींच लिया। उन्हें सिर्फ एक ऐसा पति नहीं चाहिए था जो फर्ज के नाते उनके साथ रहे। वे चाहते थे कि जब वे कमरे में आएं तो उनके पति के चेहरे पर मुस्कान खिल जाए। वे चाहते थे कि वे सिर्फ काम की नहीं
बल्कि खुशी की बातें करें। और सबसे ज्यादा शर्म की बात तो ये थी कि वे चाहते थे कि उनके पति उन्हें चाहत भरी निगाहों से देखें और रात को उनके पास आएं। अगर उनके पति दिखने में बदसूरत या बेढंगे होते तो शायद इन ख्वाहिशों को दबाना आसान होता, पर सच्चाई तो ये थी कि पैट्रियार्क काफी आकर्षक थे। लैन वांगजी ने ये बात पहले दिन ही ताड़ ली थी, पर अब ये बात उनके लिए अहम होने लगी थी। उनकी साफ आंखें, लंबी कद काठी और वो प्यारी मुस्कान, लैन वांगजी चाहते थे कि वो मुस्कान उनकी तरफ भी मुड़े। उन्होंने करवट बदली और एक लंबी आह भरी। उन्हें अब और इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। उनके पति ने कभी ऐसी कोई इच्छा जाहिर नहीं की थी और ये उनका हक था कि वे लैन वांगजी के बिस्तर से दूर रहें। इस तरह की बातें सोचना लैन वांगजी को अपने उसूलों के खिलाफ और काफी ओछा लग रहा था। उन्हें लगा कि शायद बरियल माउंट्स की जिंदगी ने उन्हें थोड़ा लापरवाह बना दिया है, तभी उनके ख्याल इतने बेलगाम हो रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं और मन ही मन क्लाउड रेसेस के 3000 नियमों को दोहराना शुरू किया, जब तक कि उन्हें नींद नहीं आ गई। त्योहार की सुबह लैन वांगजी का इरादा लाइब्रेरी में बैठकर शांति से पढ़ने का था, पर यह मुमकिन नहीं हो पाया। बच्चे खुशी के मारे पागल हो रहे थे और पढ़ाई की तरफ उनका रत्ती भर भी ध्यान नहीं था। बेचारे वेननिंग अकेले उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे, तो लैन वांगजी को भी मदद के लिए आना पड़ा। बच्चे त्योहार की कहानियां सुनना चाहते थे। लैन वांगजी को कहानियां सुनानी नहीं आती थीं, इसलिए वेननिंग ने मोर्चा संभाला। लैन वांगजी ने युआन और अमेई को अपनी गोद में बिठाया ताकि वे कहानी के दौरान शांत रहें। बाद में बच्चों ने चांद पर रहने वाले खरगोशों की टेढ़ी मेढ़ी पेंटिंग्स बनाई। युआन ने बड़े गर्व से अपनी पेंटिंग लैन वांगजी को तोहफे में दी। लैन वांगजी वो पेंटिंग लेकर अपने कमरे में आए। पिछले कुछ हफ्तों में उनके पास ऐसी पेंटिंग्स का अच्छा खासा कलेक्शन हो गया था। कहने को तो वो सिर्फ स्याही के धब्बे थे, पर युआन की मेहनत देखकर लैन वांगजी को उन पर बड़ा फख्र होता था। उन्होंने तो एक पेंटिंग अपने भाई लैन शीचेंग को भी भेजी थी, जिसमें युआन ने तालाब के कछुए को बनाने की नाकाम मगर मासूम कोशिश की थी। उनके भाई को ये सब बहुत पसंद आया। उन्होंने जवाब में खुद की बनाई हुई एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग भेजी, एक लाल मैपल का पेड़ जिस पर एक छोटी चिड़िया बैठी थी। उन्होंने लिखा था कि ये तोहफा उनके नन्हे कलाकार दोस्त के लिए है। लैन वांगजी ने वो पेंटिंग युआन को दे दी, जिसने उसे अपनी सबसे कीमती चीज मानकर संभाल लिया। लैन वांगजी को थोड़ा अफसोस हुआ। संप्रदाय प्रमुख सेक्ट लीडर लैन की बनाई पेंटिंग कोई मामूली तोहफा नहीं थी। इसे तो मुख्य हॉल में शान से सजाना चाहिए था, पर युआन ने उसे अपने कमरे के अलावा कहीं और लगाने से साफ मना कर दिया। वेननिंग ने चुपके से बताया था कि लड़का इस खास तोहफे को पाकर फूला नहीं समा रहा है और अपने हर चाचा चाची को बड़े गर्व से इसे दिखा चुका है। युआन ने बदले में लैन वांगजी को अपनी कई मास्टरपीस दी थीं, इस गुजारिश के साथ कि वे इन्हें उनके भाई तक पहुंचा दें। लैन वांगजी ने ताज़ा पेंटिंग अपनी डेस्क के पास रखी। उसे देखते हुए उनका मन थोड़ा उदास हो गया। उन्होंने हमेशा अपने भाई का साथ एक दी हुई सच्चाई की तरह माना था। अपनी पहली सांस से लेकर अब तक लैन शीचिंग हमेशा उनके साथ रहे थे। लैन वांगजी ने सोचा था कि ये साथ उम्र भर रहेगा। शादी के बाद भी वे एक ही छत के नीचे रहेंगे। भाई उनके बच्चों को पेंटिंग और तहजीब सिखाएंगे और उन्हें एक अच्छा पिता बनना सिखाएंगे। पर अब भाई बहुत दूर थे। शायद वे कभी युआन या लैन वांगजी के नए शिष्यों से मिल भी न पाए। लैन वांगजी की आंखों में अचानक जलन होने लगी। उन्होंने पलकें झपकाकर गले में आए रुआनसेपन को दबाया। इन उदास बातों के लिए बाद में बहुत वक्त मिलेगा। आज त्योहार था और उन्हें अपने पति के साथ जश्न मनाना था। उन्होंने बहुत सलीके से कपड़े पहने और बालों को संवारा। सुनहरे फिनिक्स वाले पिन के साथ उन्होंने वो कमल लोटस वाला हेयर पिन भी लगा लिया। वो पिन लाल और सुनहरे कपड़ों के साथ मेल नहीं खा रहा था और कीमती फिनिक्स के सामने थोड़ा साधारण लग रहा था, जैसे किसी मामूली गांव के बाजार से खरीदा गया हो। पर लैन वांगजी उसकी कीमत जानते थे। वे नहीं भूले थे कि कैसे उनके पति ने इसे उनके हाथों में किसी बेशकीमती खजाने की तरह रखा था। इसी साधारण पिन ने एक जंग जीती थी, इसलिए आज इसे पहनना उन्हें सही लगा। आईने में खुद को देखते हुए उन्हें लगा कि वे त्योहार के हिसाब से तैयार हैं। हालांकि उन्हें पता था कि भेष बदलने के बाद शायद ये सब छुप जाए, फिर भी वे अपने पति के सामने किसी कंगाल की तरह नहीं दिखना चाहते थे। बाहर आंगन में वेन कबीले के लोग हंसी मजाक कर रहे थे। बच्चों का शोर हर तरफ था। लैन वांगजी को ये देखकर खुशी हुई कि अब वे वहां मौजूद लगभग हर चेहरे को पहचानने लगे थे। वेन किंग और वेन निंग छोटे बच्चों को ले जाने वाले थे, जबकि इंस्ट्रक्टर झांग शिष्यों के साथ थीं। बाकी लोग भी टोलियों में गांव जाने की तैयारी में थे। जैसे ही लैन वांगजी आंगन में पहुंचे, युआन ने उनका हाथ पकड़ लिया। वो अपनी पसंद की मिठाइयों की लंबी लिस्ट सुनाने लगा। पास खड़ी वेन किंग ने एक ठंडी आह भरी। उन्हें पता था कि पूरी शाम इन शरारती बच्चों को संभालना मुश्किल होगा, फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। जब पैट्रियार्क वहां पहुंचे तो वे भी मुस्कुरा रहे थे। वे अपने वही जाने पहचानी लाल और काली पोशाक में थे, जिसमें वे काफी प्रभावशाली लग रहे थे। चलिए चलिए जल्दी कीजिए, वरना लोग हमारे बिना ही मजे करना शुरू कर देंगे। उन्होंने युआन को अपने कंधे पर बिठा लिया। लैन वांगजी ने नन्ही अमेई को गोद में उठा लिया।
क्योंकि पहाड़ का रास्ता उसके लिए बहुत लंबा था। रास्ते में बच्चे इतने उत्साहित थे कि युआन और अमेई ने नीचे उतरने की जिद की। जमीन पर पैर रखते ही वे इधर उधर दौड़ने लगे। पेट्रियार्क ने एक लंबी सांस ली। आज दिन खत्म होने तक ये सब मिट्टी में लथपथ होंगे। लौटने पर इन्हें सीधे कमल के तालाब में डुबाना पड़ेगा। लैन वांगजी को अपने पति का बच्चों के प्रति यह प्यार और नरम मिजाज बहुत प्यारा लगा। क्लाउड रिसेस में तो बच्चों को शोर मचाने या कपड़े गंदे करने पर सख्त सजा मिलती थी, पर यहाँ बच्चे अपनी मर्जी के मालिक थे। वे खुश थे, निडर थे और हर चीज को लेकर बहुत जिज्ञासु थे। लैन वांगजी को इस शोर शराबे की आदत नहीं थी, पर उन्हें इन बच्चों की मासूमियत और अपने पति की उनके प्रति ममता भरी नजरें बहुत पसंद आ रही थीं। तभी पेट्रियार्क ने मुड़कर लैन वांगजी को गौर से देखा। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। अरे, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको कमल के तालाब में डुबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके पति की आवाज में शरारत थी। लैन वांगजी के कान शर्म से लाल होने लगे। शादी के बाद से मैंने आपको लाल कपड़ों में नहीं देखा, उनके पति ने कुछ पल बाद फिर कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, पर शब्द बिल्कुल बेफिक्रे थे। लैन वांगजी के कदम अनजाने में थोड़े धीमे हो गए। अच्छा ठहरिए, मैं अंदाजा लगाता हूं आपके संप्रदाय में 3000 नियम हैं, है ना? क्या वहां लाल पहनना मना है? लैन वांगजी ने एक ठंडी आह भरी। उनके पति को अब लैन संप्रदाय के नियमों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी होने लगी थी। वे नियमों की गिनती सुनकर हैरान भी होते थे और जब मजाक के मूड में होते तो लैन वांगजी से सवाल भी करते, क्या ये मना है या वो, और इसके बारे में क्या ख्याल है? लैन वांगजी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वे अपने भाई से नियमों की एक किताब मंगवा देंगे या खुद अपनी याददाश्त से लिख देंगे, पर उनके पति ने ये सुनकर तौबा कर ली थी। क्या तुम्हें ये सारे 3000 नियम जुबानी याद हैं? मना नहीं है, लैन वांगजी ने जवाब दिया, पर हमारे यहाँ लाल पहनना रिवाज नहीं है। सिर्फ शादियों या त्योहारों पर ही इसे पहना जाता है। वैसे तो कुछ शिष्य त्योहारों पर भी वही नीले और सफेद कपड़े पहनते थे, पर लैन वांगजी ने ये बात बताना ठीक नहीं समझा। उन्हें लगा कि यह सुनकर उनके पति और भी ज्यादा दंग रह जाएंगे। समझ गया। पेट्रियार्क ने अपने हाथ जेब में डाले और मुस्कुराते हुए रास्ते पर चलने लगे। पर कपड़ों को लेकर कुछ तो नियम होंगे ही। 3000 नियम, उनमें से कुछ तो पहनावे के बारे में होंगे। जी हाँ, लैन वांगजी ने माना। तो सुनाइए कुछ। लैन वांगजी ने फिर से आह भरी। उन्हें पता था कि इस बातचीत का अंजाम क्या होगा। उनके पति बस सिर हिलाएंगे और सोचेंगे कि कोई इतनी पाबंदियों में कैसे रह सकता है। पर आज उनके पति बहुत खुशमिजाज थे और लैन वांगजी को भी उनका मजाक सहना अच्छा लग रहा था। इसलिए उन्होंने कपड़ों से जुड़े करीब दर्जन भर नियम सुना दिए। उनके पति हर मोड़ पर उन्हें टोकते, कमरबंद पर 3 से ज्यादा गहने नहीं। क्यों? लैन वांगजी ने इस पर गौर किया। बरियल माउंट्स में ये सवाल बहुत आम था। क्यों? बच्चे दिन में 100 बार ये पूछते थे और उनके पति भी। क्लाउड रिसेस में ये सवाल शायद ही कभी पूछा जाता था। लैन वांगजी को जवाब ढूंढने में मुश्किल हुई। मुझे नहीं पता, उन्होंने थोड़ी देर रुककर कहा। शायद यह नियम दिखावे को रोकने के लिए बनाया गया था। हमारे संप्रदाय के संस्थापक का मानना था कि हमें फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। पेट्रियार्क जोर से हंसे। पर जब आप यहां आए थे तब तो आपने बहुत कीमती कपड़े पहने थे। उन्होंने लैन वांगजी की ओर उंगली से इशारा किया। आपके परिवार ने आपको शादी के शानदार जोड़े और वो सोने का मुकुट दिया था। फिर इस नियम का क्या हुआ? देखा जाए तो कोई फर्क नहीं था। लैन वांगजी ने तीसरी बार आह भरी। वह शादी थी और मैं मुख्य परिवार का सदस्य हूं। उनके पति की हंसी और भी तेज हो गई। तो ये बात है, उन्होंने मजाक में सिर हिलाते हुए कहा। पतिदेव, क्या आपको ये थोड़ा दोगलापन, हिपोक्रेसी नहीं लगता? कुछ हफ्ते पहले ये सवाल लैन वांगजी को चुभ सकता था, पर तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया था। क्लाउड रिसेस अब बहुत दूर महसूस होता था। उन्हें कभी कभी वहां की शांति और अनुशासन की याद आती थी, पर इस दूरी ने उन्हें एक नई नजर दी थी। अब वे उन छोटी छोटी कमियों को देख पा रहे थे जो उन्हें अंदर ही अंदर हमेशा खटकती थीं। हाँ, लगता है, उन्होंने कहा। पेट्रियार्क की हंसी अचानक रुक गई। वे सचमुच हैरान थे। वे मुड़े और लैन वांगजी की तरफ देखते हुए तिरछे चलने लगे। आपने इतनी ईमानदारी से जवाब दिया। लैन वांगजी ने हल्का सा कंधा उचकाया। यह एक सही बात है। मेरा संप्रदाय सादगी में यकीन रखता है, पर जब बात राजनीति की आती है तो इन नियमों का सख्ती से पालन नहीं होता। ये वाकई दोगलापन है। ऐसी कई बातें थीं जो उन्हें हमेशा परेशान करती थीं, पर क्लाउड रिसेस में वे कभी खुलकर नहीं बोल पाए थे। उनके भाई लैन शीचिंग इन चीजों को संभालने में माहिर थे। वे नियमों और राजनीति के बीच संतुलन बना लेते थे, पर लैन वांगजी ऐसे नहीं थे। उनके लिए नियम का मतलब नियम था। उनकी इसी सख्ती की वजह से अक्सर साथी शिष्य उनसे चिढ़ जाते थे। शायद इसीलिए वे कभी संप्रदाय के लीडर बनने के काबिल नहीं थे।
ये तो भगवान का शुक्र था कि लैन शीचेंग पहले पैदा हुए थे। उनके पति का तर्क वाजिब था और लैन वांगजी उसे झुठला नहीं सकते थे, पर अपनी बात सही साबित करने के बाद उनके पति का लहजा थोड़ा नरम हो गया। अरे छोड़िए, हम सब कभी न कभी थोड़े दोगले हो ही जाते हैं। पेट्रियार्क की मुस्कान अब बहुत प्यारी थी। आखिर हम इंसान ही तो हैं, ये तो होना ही है। लैन वांगजी ने उन्हें एक सवालिया नजरों से देखा। इंसान तो वे थे ही, यहाँ तक कि इमॉर्टल्स भी तकनीकी रूप से इंसान ही होते थे, पर उन्हें लगता था कि जो अमर हो जाते हैं वे आम इंसानों की कमजोरियों और भावनाओं से ऊपर उठ जाते होंगे। क्या ऐसा नहीं था? उनके पति ने उनकी नजरों को ताड़ लिया। वे मुस्कुराए और अपनी भौहें उचकाईं। क्या आपको लगा था कि अमर होने के बाद इंसान अपनी इन कमियों से छुटकारा पा लेता है? उन्होंने कंधे उचकाए। आपको मायूस करने के लिए माफी चाहता हूं, पर यह सच नहीं है। मैं मायूस नहीं हूं, लैन वांगजी धीरे से बोले। बस जानने की इच्छा थी। उनकी जिज्ञासा लाजिमी थी। हर कल्टीवेटर का आखिरी मकसद अमरता, इमॉर्टैलिटी हासिल करना होता है, पर शायद ही कोई कभी किसी इमॉर्टल से मिला हो। उनकी ताकतें हमेशा कहानियों और रहस्यों में लिपटी रहती थीं। लैन वांगजी को उनके साथ रहते 15 दिन हो गए थे, पर वे अब भी नहीं जानते थे कि उनके पति के पास कैसी शक्तियां हैं। अगर उन्होंने अमरता पाली थी तो यकीनन वे अंदर से बदल चुके होंगे। लैन वांगजी ये जानने के लिए बेताब थे कि वो एहसास कैसा होता है, पर इस बारे में पूछने का कोई सलीका उन्हें समझ नहीं आ रहा था, खासकर तब जब उनके पति उन्हें खुद से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। उनके पति ने एक टेढ़ी सी मुस्कान दी। शायद किसी दिन हम इस बारे में बात करेंगे। एक पल के लिए उनकी आवाज थोड़ी गंभीर हुई, पर अगले ही पल उन्होंने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, पर आज नहीं। आज त्योहार है, तो हमें संजीदा बातों पर अपनी सांसें बर्बाद नहीं करनी चाहिए। लैन वांगजी समझ गए और उन्होंने सिर हिला दिया। वे इस बातचीत को टालने के लिए तैयार थे, हफ्तों, महीनों या सालों तक। उन्हें बस इस बात का सुकून चाहिए था कि कभी न कभी वे इन बातों पर चर्चा करेंगे। वे अपने पति के राज जानने के लिए पूरी उम्र इंतजार कर सकते थे। जब वे पहाड़ के नीचे पहुंचे तो सामने यिलिंग शहर लालटेन की रोशनी से जगमगा रहा था। बच्चे दौड़कर आगे निकल गए, पर पेट्रियार्क ने लैन वांगजी के हाथ पर अपना हाथ रखकर उन्हें रोका। यहीं रुकिए, वे फुसफुसाए। वे दौड़कर वेन किंग के पास गए, जो युआन और अमेई को संभालने की जद्दोजहद कर रही थीं। पेट्रियार्क ने वेन किंग के हाथ में रुपयों से भरी एक भारी पोटली थमाई। इनके लिए खूब सारी मिठाइयां और खिलौने खरीदना। उन्होंने युआन के बाल बिगाड़ते हुए कहा, इन्हें इतना खिलाना कि ये उल्टियां करने लगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, वेन किंग बुदबुदाई। पर उन्होंने पैसे रख लिए और बच्चों को लेकर भीड़ में ओझल हो गईं। बाकी लोग भी इधर उधर निकल गए। लैन वांगजी बरियल माउंट्स की सुरक्षा रेखा वार्ड्स के पास ही रुके रहे, जिसकी हल्की सी झंझनाहट वे अपनी खाल पर महसूस कर सकते थे। पेट्रियार्क ने अपने शिष्यों को विदा किया। सब लोग बड़े अदब से पेश आना। उनके पति ने बनावटी गंभीरता से कहा, ऐसा कुछ मत करना जो मैं नहीं करता। शिष्यों ने तो इस बात को बड़े ध्यान से सुना, पर लैन वांगजी ने अपने पति को तिरछी नजरों से देखा। जब वे दोनों अकेले रह गए तो पेट्रियार्क हंसने लगे। मेरे पति मुझे बड़े शक की निगाह से देख रहे हैं। उन्होंने एक लंबी आह भरी। आखिर इस चेहरे का मतलब क्या समझा जाए? लैन वांगजी का इरादा शक करने का नहीं था, पर वे खुद को टोकने से नहीं रोक पाए। आपने उनसे कहा कि ऐसा कुछ न करें जो आप नहीं करते। उनके पति की भौहें मजे में तन गईं। ओ, तो आप सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं करूंगा? वे लैन वांगजी के करीब आए। तो फिर मुझ पर नजर रखिए, आज आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। लैन वांगजी का गला सूख गया। उनके पति उनके बहुत करीब थे और उनकी खुशबू बड़ी जानी पहचानी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी जंग के मैदान में आती थी। हल्की सी धुएं जैसी और झुलसी हुई घास पर गिरी बारिश जैसी महक। उनके शरीर की तपिश लैन वांगजी महसूस कर पा रहे थे। अगर उनके पति एक पल और वहां रुकते तो शायद लैन वांगजी खुद को संभाल न पाते, पर उनके पति पीछे हटे और एक ताबीज निकाला। उन्होंने उसे लैन वांगजी के सीने पर चिपका दिया और गौर से देखने लगे। लैन वांगजी को अपनी त्वचा पर जादू की एक लहर सी महसूस हुई, जैसे किसी ठंडी लहर में कदम रखा हो। उन्होंने अपने कपड़ों की तरफ देखा, पर वहां कोई बदलाव नहीं था। पेट्रियार्क ने एक ताबीज खुद पर भी लगाया। हमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा, उन्होंने समझाया, पर बाहर का कोई भी इंसान हमें पहचान नहीं पाएगा। चलिए। और वे सच कह रहे थे। यिलिंग की भीड़ भरी सड़कों पर कदम रखते ही किसी ने उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। हर तरफ लोग थे, बाजार में रौनक थी, पर वे दोनों गुमनाम होकर गलियों में घूम रहे थे। कुछ देर तक वे खामोशी से चलते रहे। फिर पेट्रियार्क को अपना पुराना मजाक याद आया। वे बार बार पूछने लगे कि बाजार की कौन सी चीजें लैन संप्रदाय में मना है। जूस पीना मना नहीं था और गुडलक के लिए खिलौना खरीदना भी ठीक था।
पर जब उनके पति ने एक जुए गैम्बलिंग के खेल पर कुछ सिक्के लगाने के लिए हाथ बढ़ाया तो लैन वांगजी के माथे पर बल पड़ गए। इतना सख्त चेहरा। उन्होंने चिढ़ाया, तो क्या जुआ खेलना नियमों के खिलाफ है? सख्ती से मना है। लैन वांगजी को अपने चाचा की बात याद आई कि जुआ इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है। जब उन्होंने ये बात दोहराई तो पेट्रियार्क की आंखों में शरारत चमक उठी। क्या होगा अगर आप बस एक छोटा सा सिक्का दांव पर लगाएं? सिर्फ एक तांबे का सिक्का? लैन वांगजी ने जब मना किया तो पेट्रियार्क ने अपनी जेब से एक और सिक्का निकाल लिया। लो, ये सिक्का तुम रखो, मैं खुद तुम्हें दे रहा हूं, तो तुम्हारे अपने पैसे भी खर्च नहीं होंगे। इसमें भला बुरा क्या है? लैन वांगजी के माथे पर बल और गहरे हो गए। एक छोटी सी गलत राह बड़े पतन का रास्ता खोल देती है। उनके पति ने पलकें झपकाईं। लैन एन का कहा हुआ है। लैन वांगजी ने बात पूरी की। पेट्रियार्क ने एक ठंडी सांस भरी। उन्होंने सिक्के को हवा में उछाला, फिर उसे लपक कर लैन वांगजी की हथेली में दबा दिया। एक तांबे के सिक्के से जुआ खेलना पूरी तरह बेअसर है, बल्कि इससे हौसला ही बढ़ता है। उनके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। ये यिलिंग पेट्रियार्क का कहा हुआ है। लैन वांगजी जानते थे कि उन्हें मना कर देना चाहिए, पर उनके पति की आंखों में एक चमक थी और वो इस पल का पूरा लुत्फ उठा रहे थे। धीरे धीरे लैन वांगजी ने सिक्का पकड़ लिया। सिर्फ इस एक बार के लिए उन्होंने खुद को समझाया, सिर्फ अपने पति का दिल रखने के लिए। चाचा कभी इसे सही नहीं मानते, पर चाचा यहां थे भी नहीं। लैन वांगजी ने वो सिक्का काउंटर पर रखा और बिना सोचे एक नंबर चुन लिया। दुकानदार ने पासा फेंका और जब प्याला उठाया तो वही नंबर निकला जो लैन वांगजी ने चुना था। उनके पति ने अपना सिर पीछे झुकाकर जोरदार ठहाका लगाया। देखा, वे चहके, देखो, तुमने पैसे भी नहीं खोए और इनाम भी जीत लिया। मैंने कहा था ना कि यह बेनुकसान है। लैन वांगजी ने अपना इनाम बड़े बेरुखे मन से लिया। उन्हें चीनी से बनी गुलदाउदी के फूल जैसी एक कैंडी शुगर स्कल्पचर मिली थी जो बांस की तीली पर टिकी थी। दुकानदार तो मुस्कुरा रहा था, पर लैन वांगजी अपनी मुस्कान न लौटा सके। उन्हें महसूस हो रहा था कि आजकल किस्मत उनके उसूलों को चोट पहुंचाने पर तुली हुई है। शायद ये तकदीर थी, या शायद सिर्फ उनके पति। गुनाह की कमाई। लैन वांगजी ने उस कैंडी को घृणा से देखा और उसे अपने पति के हाथों में थमा दिया। ओह, आपको ये नहीं चाहिए? पेट्रियार्क ने तीली पकड़ी और उसे हिलाते हुए बोले, आप मुझे ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैं पहले से ही इतना गुनहगार हूं? नहीं, क्योंकि सिक्का आपका था। लैन वांगजी ने बात सुधारी। उनके पति का चेहरा खिल उठा। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूं। उन्होंने एक बड़ा सा टुकड़ा काट लिया और चलते चलते चीनी को दांतों तले कचरने लगे। लैन वांगजी बस यही उम्मीद कर रहे थे कि आज की शाम संप्रदाय के और नियमों को तोड़े बिना गुजर जाए, पर कुछ ही मिनटों में उनके पति एक शराब की दुकान के सामने रुक गए। उनकी आंखों में चमक आ गई। खैर, मुझे पता है कि आपके यहाँ शराब पीना मना है। उन्होंने दुकानदार की तरफ एक चांदी का सिक्का उछाला और एक बोतल चुन ली। पर क्या अपने पति के साथ खड़ा होना भी मना है जब वो शराब पी रहा हो? लैन वांगजी ने इस पर गंभीरता से विचार किया। कायदे से उन लोगों की सोहबत में रहना मना था जो नशे के आदी हों, पर नियमों में दोस्त और साथी जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए थे। पति का जिक्र कहीं नहीं था। लैन वांगजी जानते थे कि वे नियमों का मनचाहा मतलब निकाल रहे हैं, पर उनके पति बड़ी बेसब्री से जवाब का इंतजार कर रहे थे। इसलिए उन्होंने सिर हिलाया। मना नहीं है, उन्होंने फैसला सुनाया। उनके पति ने राहत की एक बनावटी सांस ली। आह, ये तो अच्छी बात है। मुझे इसे पीने के लिए तबेले के पीछे छिपना बिल्कुल पसंद नहीं आता। उन्होंने बोतल का ढक्कन खोला और चलते चलते एक लंबा घूंट भरा। लैन वांगजी उन्हें थोड़ा हैरान होकर देखते रहे। कुछ हद तक उन्हें इसकी आदत हो गई थी। वेन कबीले के लोग खाने के साथ शराब लेते थे। 2 हफ्तों के बाद अब लैन वांगजी मेज पर शराब देखकर नाक भौं नहीं सिकोड़ते थे, पर फिर भी वे अपने पति की आदतों के आदी नहीं हुए थे। पेट्रियार्क सीधे बोतल से पीते थे और अक्सर खाने के लिए हाथों का इस्तेमाल करते थे। पेट्रियार्क ने 2 घूंट में आधी बोतल खाली कर दी, फिर अपना मुंह पोंछा और मुस्कुराए। मुझे एक बात बताओ। वे थोड़ा आगे झुके और अपनी आवाज धीमी कर ली। मैं तुम्हारा पति हूं, इसलिए मैं पूरी ईमानदारी की उम्मीद रखता हूं। लैन वांगजी के कदम धीमे हो गए। जाहिर है वे अपने पति के साथ पूरी तरह ईमानदार रहने को तैयार थे। जिस इंसान के साथ उन्होंने बाउट बिफोर हेवन एंड अर्थ लिए हों, वो कम से कम इसका हकदार तो था ही। फिर भी उन्हें एक अनजानी सी घबराहट महसूस हुई, जो तब और बढ़ गई जब उनके पति और करीब आ गए। पेट्रियार्क का लहजा बहुत संजीदा और गंभीर था। क्या तुमने कभी शराब चखी है? लैन वांगजी को लगा कि उनकी धड़कन बिना किसी वजह के तेज हो गई है। उन्होंने अपने पति को देखा और अपनी धड़कन को काबू करने की कोशिश की। मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा। पेट्रियार्क ने हाथ लहराए
उनका चेहरा बहुत मासूम लग रहा था। मुझे यकीन है कि तुम्हारे संप्रदाय के ज्यादातर शिष्यों ने कभी न कभी एक घूंट तो चुराया ही होगा। मैंने कभी नहीं चखी, लैन वांगजी ने सख्ती से कहा। और नहीं किसी और ने, उनके पति ने एक अविश्वास भरी आवाज निकाली। तुम्हें इतना यकीन है? लैन वांगजी अपनी जगह रुक गए। ये मना है, उन्होंने धीमी मगर जोरदार आवाज में कहा। हम अपने उसूलों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। उन्हें थोड़ी चिड़चिड़ाहट महसूस होने लगी। उनके पति को लगता था कि नियम बस पुराने रीति रिवाज हैं, पर लैन शिष्यों के लिए ये उनकी जिंदगी की बुनियाद थे। जाहिर है लैन वांगजी ने कभी शराब नहीं चखी थी, पर तभी एक पुरानी याद उनके जहन में आई। 2 साल पहले करीब आधा दर्जन शिष्यों को क्लाउड रिसेस में चोरी छिपे शराब लाने की सजा मिली थी। चाचा उस वक्त आग बबूला हो गए थे। उस वक्त ये एक छोटा सा स्कैंडल बन गया था। लैन वांगजी ने उस याद को झटक दिया। ऐसी चीजें कभी कभी हो ही जाती थीं। कुछ शिष्य हमेशा प्रलोभन का शिकार हो जाते थे। लैन वांगजी को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उनके मन में संदेह की एक लहर उठी। उनके पति का दावा गलत होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि कुछ शिष्यों ने नियम तोड़ा है, बल्कि उनका दावा था कि ज्यादातर ऐसा करते हैं। लैन वांगजी को पूरा यकीन था कि ये सच नहीं हो सकता, पर उनके पति के चेहरे पर अविश्वास था। उनके होठों पर एक गहरी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। लैन वांगजी ने शादी के शुरुआती दिनों में यह भाव अक्सर देखा था और उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं था। पेट्रियार्क ने अपनी शराब की बोतल को थोड़ा झुकाया और एक घूंट लिया। अगर तुम उम्मीद करते हो कि बाकी सब भी तुम्हारी तरह ही सदाचारी होंगे, उन्होंने कहा, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस दुनिया में बहुत निराशा हाथ लगेगी। लैन वांगजी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। शुक्र है कि उनके पति इस विषय को और आगे खींचने के मूड में नहीं दिखे। उनका चेहरा साफ हो गया और वे उछलकर दूसरे स्टॉल की ओर बढ़ गए। अब मून केक्स के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने एक डिब्बा उठाया। क्या ये नियमों में मना है? नहीं, लैन वांगजी ने कहा। उनके पति ने विजय भाव से सिर हिलाया और डिब्बा खरीद लिया। वे चलते चलते साथ में उसे खाने लगे। खरबूजा, तारो, पकौड़े? उनके पति ने मुंह में खाना भरे हुए ही पूछा। लैन वांगजी ने धैर्यपूर्वक सिर हिलाया। मना नहीं है। खिलौने? उनके पति एक दुकान के सामने रुके और वहां सजे सामान को निहारने लगे। लैन वांगजी जवाब देने ही वाले थे कि हिचकिचा गए। उनके पति तुरंत उनकी ओर मुड़े। उनकी आंखों में गहरा सदमा था। खिलौने मना है? उनका आधा गुस्सा तो बनावटी था, पर आधा असली लग रहा था। लैन वांगजी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अत्यधिक शोर मचाना वर्जित है। जाहिर है उनके संप्रदाय के बच्चों को खिलौनों की इजाजत थी, पर उनके खेल शिक्षाप्रद होने चाहिए थे, जैसे पेंटिंग का सामान, गिनती के खेल या याददाश्त बढ़ाने वाली चीजें। बुजुर्ग उन खिलौनों को भी पसंद करते थे जिनसे संतुलन और तालमेल, कोऑर्डिनेशन बेहतर हो। पर उनके पति एक खिलौने वाले ड्रम के सामने रुके थे। लैन वांगजी जानते थे कि क्लाउड रिसेस में इसकी इजाजत कभी नहीं मिलती। उनके पति ने बाहें सिकोड़कर मुंह बना लिया। अत्यधिक क्या होता है? उन्होंने सवाल किया। कौन तय करता है कि क्या ज्यादा है? ड्रम को अत्यधिक शोर माना जाएगा, लैन वांगजी ने स्टॉल की तरफ इशारा करते हुए कहा। उनके पति का चेहरा और काला पड़ गया। क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो, वे धीरे से बोले, कि तुमने अपना पूरा बचपन बिना खिलौने वाले ड्रम के बिता दिया? लैन वांगजी ने सावधानी से सिर हिलाया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये बात इतनी बड़ी बहस बन जाएगी। उनके परिवार ने उन्हें और भी कई तोहफे दिए थे। लैन वांगजी जानते थे कि उनका बचपन बहुत ही सुविधाओं वाला था। उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं रही थी, पर उनके पति ने नफरत से सिर हिलाया। फिर उन्होंने वो ड्रम खरीदा और लैन वांगजी के हाथों में थमा दिया। असहनीय, ये बहुत ही गलत बात है। उन्होंने जोर देकर उंगली उठाई। मैं संप्रदाय प्रमुख लैन को एक कड़ा पत्र लिखूंगा। नियम कौन बनाता है? बुजुर्ग, मैं उनसे कहूंगा कि उन्हें एक नया नियम बनाना चाहिए। हर बच्चे को एक खिलौना ड्रम दिया जाना चाहिए, ताकि वे अपने शिक्षकों और माता पिता को परेशान कर सकें। एक पल के लिए लैन वांगजी लगभग मुस्कुराने ही वाले थे। उन्हें इस बात पर हैरानी हुई कि अपनी मुस्कान को रोकने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ रही थी। पहले कभी ऐसी मुश्किल नहीं हुई थी। पर उनके पति पैर पटकते हुए सड़क पर आगे बढ़ गए। वे सचमुच नाराज लग रहे थे। लैन वांगजी ने ड्रम को अपने हाथों में घुमाकर देखा। वे एक वयस्क थे, शादीशुदा थे। यकीनन वे इस तरह के खिलौने के लिए बहुत बड़े हो चुके थे। फिर भी उनके पति ने जिद में इसे खरीदा था कि लैन वांगजी को बचपन में ये नहीं मिला था। ये काफी मजेदार था। लैन वांगजी ने अपना चेहरा गंभीर बनाए रखा, पर उनके होठों के कोनों पर एक मुस्कान तैर गई।
घर पहुंचते ही मुझे याद दिलाना। उनके पति भुने हुए कमल के बीज चबाते हुए बोले। मैं कल ही चिट्ठी भेज दूंगा। ठीक है। लैन वांगजी ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया ताकि वे आश्वस्त हो सकें कि उनका चेहरा बिल्कुल सपाट है। उनके पति ने उन्हें तिरछी नजरों से देखा और फिर कराह उठे। तुम झूठ बोल रहे हो? उन्होंने लैन वांगजी की तरफ आंखें सिकोड़ी। तुम मुझे याद नहीं दिलाओगे? तुम मुझे भूलने दोगे? मैंने याद दिलाने का वादा किया है। लैन वांगजी ने संजीदगी से अपने हाथ बांध लिए। झूठ बोलना भी वर्जित है। अगर उनके पति को यह बात वाकई जरूरी लगती थी तो लैन वांगजी वादा निभाने में कोई कोताही नहीं करते। पेट्रियार्क ने उन्हें शक की निगाह से देखा, पर अंत में वे मान गए। उनका ध्यान फिर बच्चों पर गया जो पास से ही गुजरे थे। वे वेन निंग के पीछे बत्तख के बच्चों की तरह चल रहे थे। उनके ताबीज ने अच्छा काम किया था क्योंकि बच्चों ने उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। बच्चे पूरी तरह अपनी चीनी की कैंडीज में डूबे हुए थे और उनके हाथ काफी चिपचिपे हो चुके थे। इन्हें देखो, उनके पति ने सिर हिलाया। लिख कर ले लो, इनमें से कम एक बच्चा दिन खत्म होने से पहले वेन निंग के जूतों पर उल्टी जरूर करेगा। लैन वांगजी उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा न हो, पर जब बच्चों ने एक और मिठाई की दुकान की ओर दौड़ लगाई और वेन निंग ने फिर से पैसों की पोटली निकाली तो उन्हें लगा कि ये उम्मीद शायद बेकार ही जाएगी। बाजार की चमक देखकर बच्चों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। लैन वांगजी उन्हें जाते हुए देखते रहे और इस बार उनके मन में मुस्कुराने की इच्छा और प्रबल हो गई। तभी उनके पति ने उनकी आस्तीन खींची। चलो एक लालटेन जलाते हैं, उन्होंने सुझाव दिया। अच्छी किस्मत के लिए। लैन वांगजी ने सिर हिलाया और अपने पति के पीछे पीछे एक पास के स्टॉल तक गए। वे पहले भी ऐसे 2-3 स्टॉल के पास से गुजरे थे। दुकानदारों ने सारा सामान सजा रखा था। लालटेन के बने बनाए ढांचे, महीन कागज, स्याही, ब्रश और मोमबत्तियां। कुछ पैसे देकर कोई भी जल्दी से अपनी लालटेन तैयार कर सकता था। इस बार लैन वांगजी ने पैसे चुकाए। उनके पति आज काफी पैसे खर्च कर चुके थे। लैन वांगजी को अपना बटुआ निकालते देख पेट्रियार्क धीरे से हंसे। मैं अक्सर भूल जाता हूं कि मैंने किसी कंगाल से शादी नहीं की है, उन्होंने कागज का एक टुकड़ा चुनते हुए कहा। क्या तुम्हारे परिवार ने तुम्हें पैसे भेजे हैं? लैन वांगजी ने फिर से सिर हिलाया। उन्हें अब इस बात पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। परंपरा के मुताबिक शादी के बाद उनके परिवार की उन पर कोई वित्तीय जिम्मेदारी नहीं रह गई थी। लैन वांगजी अब अपने पति के घर के सदस्य थे और उनकी जरूरतों का ख्याल रखना उनके पति का फर्ज था। पर क्लाउड रिसेस छोड़ने से पहले उनके भाई और चाचा ने उन्हें एक तरफ ले जाकर काफी धन दिया था और जोर दिया था कि जरूरत पड़ने पर वे और मांग लें। लैन वांगजी उन्हें मना नहीं कर पाए थे। वे जानते थे कि परिवार को डर था कि उनके पति शायद उनका ठीक से ख्याल न रखें। उस वक्त लैन वांगजी को भी यही डर था, पर अब वे देख रहे थे कि ये डर बेबुनियाद थे। पेट्रियार्क की जमीनें इतनी कमाई कर लेती थीं कि पूरा कबीला आराम से रह सके। उनके पति में चाहे जो भी कमियां हों, जैसा कि उन्होंने खुद स्वीकार किया था, पर वे कम से कम कंजूस तो बिल्कुल नहीं थे। वे बच्चों को वो सब दिलाते थे जो वे चाहते थे और लैन वांगजी के लिए अपना बटुआ खोलने में उन्होंने कभी हिचक नहीं दिखाई थी। फिर भी अपने पति पर पैसे खर्च करना उन्हें अच्छा लग रहा था। लैन वांगजी ने दुकानदार को पैसे दिए और लालटेन का ढांचा चुनने में मदद की। जब मेज पर कागज फैलाया गया तो पेट्रियार्क ने ब्रश उठा लिया। उन्होंने उसे सोच में डूबे हुए अपनी ठुड्डी से छुआ। हमें इस पर क्या लिखना चाहिए? कोई पहेली या कोई दुआ? उन्होंने खुद ही सिर हिलाया और ब्रश में स्याही भरी। मैं दुआ मांगूंगा कि हमारी मूली की सारी फसल जादू से आलू में बदल जाए। लैन वांगजी ने एक ठंडी सांस भरी। वे अभी भी अपने पति या अपने नए घर के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे, पर इतना तो पता था कि किचन गार्डन में मूली की बहुत पैदावार होती थी। लैन वांगजी ये भी जानते थे कि उनके पति चाहते थे कि मूली उखाड़कर वहां आलू बो दिए जाएं। वेन किंग ने उन्हें मना कर दिया था और ये उन दोनों के बीच अक्सर बहस या हंसी मजाक का विषय रहता था। लैन वांगजी को लगा कि ये सिर्फ एक पुराना मजाक है जिसे किसी ने उन्हें समझाने की जहमत नहीं उठाई। लो, हो गया। पेट्रियार्क ने कागज को सुखाने के लिए हवा में लहराया। शायद ये सच भी हो जाए। कोई न कोई मंत्र या ताबीज तो ऐसा होगा ही जिसे मैं ईजाद कर सकूं। वे ऐसे गंभीर हो गए जैसे सच में इस पर विचार कर रहे हों। लैन वांगजी ने अपने सीने पर लगे ताबीज को देखा। उनके पति वाकई ताबीजों के नए और रचनात्मक इस्तेमाल ढूंढने में माहिर थे। लैन वांगजी जानना चाहते थे कि उनकी ये आविष्कार करने की क्षमता कहां तक जाती है। तुम क्या लिखना चाहते हो? उनके पति ने ब्रश को फिर से स्याही में डुबोया। लैन वांगजी ने कागज के खाली हिस्से को गौर से देखा। रिवाज के मुताबिक लालटेन पर आशीर्वाद या मंगल कामना होनी चाहिए, सुरक्षा और खुशहाली के लिए। उनकी अपनी आवाज उन्हें खुद ही नीरस लगी।
पेट्रियार्क ने तिरस्कार भरी एक आवाज निकाली। कितना उबाऊ है, क्या तुम्हारा रिवाजों से मन नहीं भरा? और वैसे भी इन चीजों के लिए लालटेन पर दुआ मांगने की क्या जरूरत है? ये सच था, लैन वांगजी ने एक इमॉर्टल से शादी की थी। वे ताकतवर सुरक्षा घेरों के बीच रहते थे और उनके पास उतनी सुरक्षा और धन था जितना कोई भी चाह सकता था, और ज्यादा खुशहाली की दुआ मांगना उन्हें लालच जैसा लगा। चलो भी कुछ और सोचो, उनके पति ने ब्रश के पिछले हिस्से से उन्हें कोंचा। एक तस्वीर के बारे में क्या ख्याल है? मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लैन वांगजी ने स्वीकार किया। यह भी एक शर्मिंदगी की बात थी। आखिर पेंटिंग 4 कलाओं 4 स्कॉलरली आर्ट्स में से एक थी। लैन वांगजी को यकीन था कि वे बाकी तीनों गुकिन, कैलीग्राफी और चुआइगो खेल में माहिर थे, पर उनकी पेंटिंग हमेशा औसत ही रही थी। वे अपने भाई की बराबरी कभी नहीं कर सकते थे, जिनकी पेंटिंग्स अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थीं। लैन वांगजी की पेंटिंग्स बस काम चलाऊ थीं। उन्होंने बिचेन की मूठ पर अपना अंगूठा फिराया। एक पल के लिए उन्हें लगा कि उनके पति यह कमी जानकर निराश होंगे, पर पेट्रियार्क का चेहरा खिल उठा। ओ, तो आखिरकार हमें ऐसी चीज मिल ही गई जिसमें हनगुआंग जुन माहिर नहीं है। वे आगे झुके, उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। लैन वांगजी को लगा कि वे इस बात से कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हैं। उन्होंने अपने पति को एक सख्त नापसंदगी भरी नजर से देखा, पर इस बात में एक तारीफ भी छिपी थी। उनके पति का मतलब था कि लैन वांगजी इतनी सारी चीजों में इतने बेहतर हैं कि उनमें कोई कमी ढूंढना मुश्किल है। यह सोचकर लैन वांगजी के मन में सुखद एहसास हुआ। तुम्हारी खुशकिस्मती है, पेट्रियार्क ने गर्व से अपने सीने पर हाथ रखा, कि तुम्हारा पति एक मंझा हुआ कलाकार है। अब बताओ क्या बनाऊं? लैन वांगजी हिचकिचाए। एक खरगोश। खरगोश ही क्यों? पेट्रियार्क ने जवाब का इंतजार किए बिना ही स्केच बनाना शुरू कर दिया। पर जब लैन वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने ऊपर देखा। लैन वांगजी के चेहरे के भाव देखकर उनकी आंखों में एक शरारती चमक आ गई। पतिदेव, क्या आप चोरी छिपे खरगोशों के शौकीन हैं? लैन वांगजी कोई जवाब नहीं दे पाए और पेट्रियार्क जोर से हंस पड़े। वाकई तुम हो? वे चहके। लैन वांगजी ने फिर से अपना गंभीर चेहरा बनाने की कोशिश की, पर उन्हें लगा कि वे इसमें नाकाम रहे। उनके पति स्केच की ओर मुड़ते हुए खुद ही मन हंस रहे थे। मुझे भी खरगोश बहुत पसंद हैं। सच में, उन्होंने तब जोड़ा जब लैन वांगजी ने उन्हें शक की निगाह से देखा। वे खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अब जाकर लैन वांगजी ने उन्हें सचमुच गुस्से वाली नजर से देखा, पर इससे उनके पति की हंसी और तेज हो गई। तुम्हें चिढ़ाना बहुत आसान है, पेट्रियार्क ने हंसते हंसते अपनी आंखों के आंसू पोंछे और ब्रश नीचे रख दिया। देखो, मैं इसकी भरपाई कर देता हूं। ये लो, एक बहुत ही प्यारा खरगोश।